हेलो। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके मैथ्स 9th का 4th चैप्टर है। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको ध्यान होगा वो चैप्टर बहुत ही सिंपल था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको अच्छे से आ गया है तो लीनियर इक्वेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये दो चैप्टर्स के इजी मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं। तो आपके जो स्कूल्स में क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी कभी किसी स्कूल में अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे लेवल तक ले जाइए। इन चैप्टर्स को आप अच्छे लेवल तक ले जाइए। चैप्टर में हम क्या सॉल्व करने वाले, क्या पढ़ने वाले, इसको देख लेते हैं। पहले इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन लीनियर इक्वेशंस क्या होती है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा एनसीईआरटी बुक के, प्लस एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आपको होमवर्क करना रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी। इसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशंस, ये लिख लीजिएगा आपकी कॉपी में, या तो पहले से लिखा होगा या लिख लीजिएगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये पढ़ाऊंगा। 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से प्लस कुछ मेरे मन से एग्जांपल्स, और फिर आपको सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करनी रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि आप यहीं पे, मतलब सेकेंड टॉपिक के बाद ही आपकी एमसीक्यू शीट जो आपको प्रोवाइडेड है वो शुरू कर दीजिए सॉल्व करना। उसमें ग्राफ के अलावा सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एमसीक्यू शीट के 10 क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड टॉपिक के बाद। देन वी विल स्टडी कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे। वापस एक्सरसाइज करनी रहेगी, आपको एमसीक्यू शीट सॉल्व करनी रहेगी। देन कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ्स, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कब बनती है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उस पर थोड़े से एग्जांपल्स कराऊंगा। शीट रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी, और यहाँ पे एमसीक्यू शीट कंप्लीशन की तरफ जानी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेकेंड क्लास के बाद ही चालू कर देना। तो थर्ड क्लास में 10-15 क्वेश्चन और करके, और फिर यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। बचे हुए 50 क्वेश्चंस में से बचे हुए क्वेश्चंस करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्लास के बाद आपको एक बार नोट्स सबमिट करने रहेंगे। सेकेंड क्लास के बाद एक बार आपको नोट सबमिट करने रहेंगे, और लास्ट में जब मैं सॉल्व एग्जांपल्स बताऊंगा, सॉल्व एग्जांपल्स का पर्पस बता दिया था मैंने, तो उसके बाद वापस से आपको फाइनल नोट्स सबमिट करने रहेंगे। सो मेंटेन योर होमवर्क, मेंटेन योर होमवर्क। ये चैप्टर हम लोग ट्राई करेंगे 3 दिन या 4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। 3 दिन वैसे मैक्सिमम है, काफ़ी है 3 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 दिन। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बड़ा सा नाम है, वर्ड टू वर्ड हम लोग समझते हैं। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए। लीनियर इक्वेशन का आपको क्या मतलब लगता है, और टू वेरिएबल्स का क्या मतलब लगता है। कॉपी में लिखिए। राघव, वीडियो ऑन रहना चाहिए। राघव, वीडियो ऑन रहना चाहिए। अपने दिमाग से लिखिए। देखो, 2 वेरिएबल का मतलब, सुन लो, आपने लिख लिया होगा। 2 वेरिएबल का मतलब ऑब्वियसली एक x और दूसरा कोई वेरिएबल, लेट्स से y, लेट्स से एक x और एक y। बट 2 वेरिएबल से करेंगे क्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो।
अगर x y पे डिपेंड करता हो या वाइस वर्सा, मतलब एक को चेंज करने से दूसरा चेंज होता हो, तो दो वेरिएबल्स को बात करने से मतलब है। जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ जाता है या एक को घटाने से दूसरा बढ़ जाता है, जैसा भी डिपेंड करते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। तो उन दोनों के बीच में एक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैं लिखूं x इज इक्वल टू 2/y, तो यहाँ पे y को चेंज, y की कुछ भी वैल्यू डालोगे x की पर्टिकुलर वैल्यू आते जाएगी। y की वैल्यू 2 पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 पे x की वैल्यू 1/2। आप देख सकते हैं y जैसे जैसे बढ़ रहा है x वैसे वैसे कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन है दोनों के बीच में, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। पर यहाँ पे हमको कौन सी इक्वेशन पढ़नी है? यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे पॉलिनोमियल पढ़ा था ना अपन ने, पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशंस होती थी, अपन ने पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसमें डिग्री 1 रहती थी, उसको बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह से अगर इक्वेशन बनाते समय आपके दोनों वेरिएबल्स पे डिग्री 1 रहती है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर क्यों? लीनियर वर्ड में क्या खूबी है ये लिख लीजिएगा। लीनियर वर्ड लिखिए, लीनियर वर्ड में क्या खूबी है? लीनियर वर्ड बना है LINE, लाइन से। लाइन और लीनियर, लीनियर मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अलोंग अ लाइन या अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कुछ भी बोल सकते हो, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब मेरी बात समझो, आप चाहो तो लिख सकते हो, जो इक्वेशन रहेगी दो वेरिएबल में लीनियर, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगी, उसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसलिए ये वर्ड पड़ा लीनियर। डिग्री 1 का जब ग्राफ बनाते हैं ना तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसलिए नाम पड़ा लीनियर। समझे राघव? सर एक बार फिर से बता दो। शॉर्ट में मैं वापस पूरा बता देता हूं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब है दो वेरिएबल्स में ऐसी कुछ इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री आप भली बात ही जानते होंगे, पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा है, डिग्री आप अच्छे से जानते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो। अब सर डिग्री 1 तो लीनियर क्यों बोल रहे हैं? लीनियर मतलब तो होता है लाइन के अलोंग। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन को जब मैं ग्राफ पे बनाऊंगा, इक्वेशंस को ग्राफ पे बना सकते हैं, इक्वेशन को जब मैं ग्राफ पे बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, तो वो जो ग्राफ आएगा वो एक लाइन आएगा हमेशा। इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है सर मतलब जैसे ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं वैसे ही लीनियर इक्वेशन की भी प्लॉटिंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आपने कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग की है, बिल्कुल सही। हाँ सर। अपने कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग की, जैसे मैं बोलूँ 2,3 का प्लॉट करो, 6,7 का प्लॉट करो, 9,10 का प्लॉट करो। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपके मन में सवाल आ रहा है कि इक्वेशन को कैसे प्लॉट करते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा। ये चैप्टर का मतलब ही ये है कि इक्वेशन का ग्राफ बनाने का क्या मतलब होता है, यही सिखाऊंगा मैं कि इक्वेशन का ग्राफ बनाने का क्या मतलब होता है। ये जो लिखी है ना, इसका भी मैं ग्राफ बना सकता हूँ। हाँ सर, x से 3 पॉइंट्स और 2 से y पॉइंट्स। वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, यही सीखना है, वो डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, सो दिस वाज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी तक आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा है? अभी तक आपने 8th क्लास में पढ़ा था, यही चैप्टर पढ़ा था, बस इसका नाम, हाँ बस इसका नाम ये था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसमें आपने कुछ सिंपल इक्वेशन सॉल्व की होगी, जैसे x + 1 = 0, x + √2 = 0, √2
2y प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसी कुछ सिंपल इक्वेशंस आपने सॉल्व की होगी, राइट? ऐसी कुछ सिंपल इक्वेशंस आपने सॉल्व की होगी। तो ये जो इक्वेशंस है इसके थ्रू इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो ना। पहले में x की वैल्यू हो जाएगी -1, दूसरे में x की वैल्यू हो जाएगी -√3, तीसरे में y की वैल्यू हो जाएगी -√3/√2। ठीक है, ये तो निकाल सकते हो, ये तो पढ़ा था। बट यहां पे 1 वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल है और हमको यही सीखना है, बस एक स्टेप आगे, कि 2 वेरिएबल में ये x और y की वैल्यूज कैसे निकाल के सॉल्व करें। ठीक है, जो ये वैल्यूज निकाली थी इनको रूट्स बोलते थे। रूट्स ध्यान है आपको? रूट्स मतलब सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन। रूट्स मतलब सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन, सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। एक सिनेरियो देता हूं आपको। अपने जो भी ट्राउजर, पैंट, लोअर पहन रखा है, सपोज उसमें 2 पॉकेट्स हैं। ठीक है, अब आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, रिडल दे रहे हो उसको एक। आप बोल रहे हो कि टोटल मनी in both my pockets is equal to 150 rupees. So tell पॉकेट 1 में कितना पैसा है और पॉकेट 2 में कितना पैसा है। अब पहले फ्रेंड से बोलते हो और बोलते हो कि उसको एक आंसर दे। तो सपोज वो आंसर देता है कि यार हो सकता है तेरी पॉकेट 1 में 100 रुपये, हो सकता है 50 रुपये दूसरे पॉकेट में 50 रुपये हो, तो ये हो जाएगा सही, दोनों पॉकेट में मिला के 150 रुपये है। दूसरे फ्रेंड से पूछते हो आप सेम क्वेश्चन, तो दूसरा फ्रेंड बोलता है यार हो सकता है तेरी पॉकेट 1 में कोई भी पैसा नहीं हो और पॉकेट 2 में 150 रुपये हो। अलग फ्रेंड बोलता है पॉकेट 2 में 75 रुपीज़ हो, एक पॉकेट में 75, दूसरी पॉकेट में 75। तो ये सब जो आपने क्वेश्चन दिया, ये सब इसके लिए वैलिड है कि नहीं? यस सर। और इसके अलावा और भी आंसर्स मेरे को मिल सकते हैं। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं इक्वेशन बना सकता हूं। अगर मैं कंसिडर करूं कि लेट द अमाउंट इन पॉकेट 1 is x, let the amount in pocket 1 is x and the amount in pocket 2 is y। तो जो आपका सवाल था उसके थ्रू मैं लिख सकता हूं यहां पे x प्लस y इज इक्वल्स टू 150। फाइंड x and y, राइट। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये आपने पूरा एक रिडल बताया वर्ड्स में, वो जो पूरा क्वेश्चन लिया आपने वर्ड्स में, उसको सिर्फ इस इक्वेशन से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत कॉम्पैक्ट तरीका हो गया बताने का। तो हमको इस चैप्टर में ये भी सीखना है कि इक्वेशंस कैसे बने। लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा है बस इतना सा बता दो तो वो अपने आप ही ढूंढ लेगा। एग्जैक्टली। तो हमको यही लैंग्वेज सीखनी है। बिल्कुल सही, ये हमको यही लैंग्वेज सीखनी है। इतना लंबा चौड़ा बोलने से अच्छा बोल दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, x और y की पॉसिबल वैल्यूज बताओ या x और y का ग्राफ बनाओ। वो सीखेंगे अपन कैसे ग्राफ बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है,
तो जब आपको दो वेरिएबल रखना है एक इक्वेशन में, तो एक x की टर्म रहेगी, एक y की टर्म रहेगी और एक कांस्टेंट टर्म रहेगी, एक कांस्टेंट टर्म रहेगी। जो x की टर्म रहेगी उसका कुछ कोफिशिएंट रहेगा, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैं उसको a से डिनोट कर देता हूं। y की टर्म का कुछ कोफिशिएंट रहेगा, -2, -5, 1/2, कुछ भी, तो मैं उसको b से डिनोट कर सकता हूं। और एक कांस्टेंट टर्म रहेगी जिसको मैं c से डिनोट कर सकता हूं, जिसको मैं c से डिनोट कर सकता हूं। तो ये जो मैंने लिखा, क्या लिखा है, रीड करो, ax plus by plus c is equals to 0. This is called general form of a linear equation. It is called general form of a linear equation. For example, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y is equals to 4.37. मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y is equals to 4.37. अब अगर मुझे इसको मेरी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म में सारी चीजें, वो नंबर हो, वो वेरिएबल हो, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड सिर्फ 0 है। तो इसको अगर मेरे को जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना, इसको अगर मेरे को जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x plus 3y minus 4.37 is equals to 0. जहां पे अगर मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू मेरी हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई -4.37. समझ में आया? कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, उनका आंसर गलत हो जाएगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड लाके साइन के साथ बताना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोलो। तो सर अपन ये बोल सकते हैं कि ax plus by plus c equals to 0, तो ये जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। और अगर ऐसी जैसे आपने ये 2x plus 3y वाला बताया, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो जनरल फॉर्म ऐसा ही होगा कि पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा? नहीं, यही होगा जनरल फॉर्म। जैसे एक क्वेश्चन दिया है मैंने, जैसे एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें आप a, b और c की वैल्यू निकालो। x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। इसमें आप a, b और c की वैल्यू निकालो कॉपी में। ये क्वेश्चन है। तो √3y सर, √3y। आ गया सर, बोलूं? आपने कर लिया होगा। मैं अगर इसको प्रॉपर जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस √3y, मैं अरेंज भी करते जा रहा हूं, -√3y -4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -√3 और c की वैल्यू हो गई -4। होपफुली आपका करेक्ट आया होगा। नहीं आया तो इसमें ट्राई कीजिए, अगले क्वेश्चन में ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y।
सर आ गया। आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं, जैसे 4 को उधर ले जाता हूं, तो 0 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y माइनस 4। अब मेरी बात सुनो, LHS और RHS को तो डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकता हूं, साइन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखिएगा, ये तो डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकता हूं मैं, साइन का ध्यान रखने की उतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि पूरा पूरा कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्लियरली a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, देखते हैं इसको कौन कौन का सही जाता है। 2x इज इक्वल्स टू y, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। हो गया होगा आपका, हो गया होगा आपका। तो इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई, और c के लिए क्या लिखूं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो मैं +0 लिख सकता हूं ना। तो अब जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर c है ही नहीं, आप बोलोगे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने देखा कि c तो 0 हो सकता है भाई, क्या a भी 0 हो सकता है, क्या b भी 0 हो सकता है। तो देखो, अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो x वाली टर्म दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि वो रहेगी 0 इंटू एक्स जैसे, तो x वाली टर्म दिखेगी नहीं आपको। तो फिर क्या दिखेगा आपको, सिर्फ b, y और c। b की वैल्यू सपोज 2, तो 2y प्लस c की वैल्यू सपोज 6 है, तो 2y प्लस 6। क्या इसको आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलोगे या नहीं? क्या इसको आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलोगे? बोलोगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब तक बोल सकते हो जब तक a और b एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो। समझो समझो समझो, अगर a और b दोनों 0 हो गए तो क्या लिखोगे? फिर वेरिएबल ही नहीं बचेगा ना। अगर a और b दोनों 0 हो गए तो फिर क्या लिखोगे? c की वैल्यू कुछ 0 इज इक्वल टू 0, क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो a और b में एक कोई तो 0 हो सकता है पर दोनों 0 नहीं हो सकते। तो ये आपको लिखना है कि एटलीस्ट a और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखना है आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप ही सॉल्व कीजिएगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग as an equation in 2 variable. Write each of the following as equation in 2 variable. First, x is equals to -5. Second, y is equals to 2. Third, 2x is equals to 3. Fourth, 5y is equals to 2. आप समझ लो जनरल फॉर्म के इक्विवेलेंट लिखना है आपको। करिए। y is equals to 2,
करा सबने? गुड। फर्स्ट को आपने लिखा होगा 1x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर ये लिखना भूल गए? मेरे को x की भी टर्म चाहिए, y की भी टर्म चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी चाहिए। अगर किसी चीज की टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 करो, या कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म को 0 करके लिखो। तो ये ax by c, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गई। अगले को लिखेंगे 0x प्लस 1 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगले को लिखेंगे 2x 0 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगले को लिखेंगे 0x प्लस 5 बाय, y साथ में लिखना है। अगर कोफिशिएंट 0 लिख रहे हो तो सिर्फ नहीं चलेगा, वेरिएबल साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है? एक सेकंड सर। सवाल, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? अपनी कॉपी में वर्ड्स में लिखो, मन से लिखिए। सर आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था तो मैंने लिख लिया था। तो उसी को वापस, अगर लिख लिया है ऐसे नोट्स में तो उसको वापस पढ़ लो, या वो याद हो गया है तो वापस लिख लो। राघव, स्क्रीन पे देख के क्या लिख रहा है? व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? जो भी आपके मन में डेफिनेशन आ रही है वो लिख लो, या आपने जो पहले लिखी है उसको पढ़ लो एक बार। चलिए, अब मैं बोल रहा हूं, कंपेयर कीजिएगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, कॉमा वेयर a comma b and c are real numbers, comma such that a and b both are not equal to 0. Both are not equal to 0 is called a linear equation in two variable. कॉपी पेस्ट कर दो चैट में। इसमें नहीं दिख रहा क्या प्रॉपर? नीचे दिख रहा है लेकिन अगर लिख नहीं पाए या फिर कोई आप भूल गए नोट्स तो इसलिए लिखना अभी।
चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। कितनी देर? लिख लिया मैंने। ये महानुभाव है ना अपने राघव। राघव तेरी राइटिंग सुधारनी पड़ेगी तेरे को, एग्जाम में भी तो लिख के आंसर देना है। सुधार के लिख रहा होगा इसलिए टाइम लग रहा होगा। मतलब स्पीड से लिखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। आपके 8th की वर्ड प्रॉब्लम्स की कुछ यादें ताज़ा करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एज ऑफ अ फादर इज 7 years। सर ये सबसे बेकार लगते हैं। मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं ये 7 years। मैं हर एक लीनियर इक्वेशन में, हर एक एक्सरसाइज में इसकी कम से कम 15 क्वेश्चन होते थे अगर देखो तो। 7 years more than 3 times the present age of his son। अब ये तो आपने 8th में भी करा था, सुनो मेरी बात पूरी। ये तो आपने 8th में भी करा था, बट 8th में 1 वेरिएबल से करते थे। यहाँ पे अपन को क्या करना है, 2 वेरिएबल से करना है। आगे लिखा हुआ है, द अबव स्टेटमेंट can be expressed in a linear equation पूरा लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एज डैश। पढ़ो और समझने की कोशिश करो। 2 वेरिएबल यूज करने हैं आपको, कंपलसरी है, एक से नहीं कर सकते। चलो मैं स्टार्ट करा देता हूं थोड़ा सा, उसके आगे करना। लेट सन्स एज, मतलब सन की एज को एक्स ले सकते हो या फादर की एज को एक्स ले सकते हो। लेट सन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स, फादर्स एज इज इक्वल्स टू वाई। अब इन वेरिएबल्स को लेके उस स्टेटमेंट को पढ़ो और एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करो। सर इसमें वो जनरल फॉर्म वाले डाल सकते हैं। हाँ, जनरल फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है आपको, बट उससे हेल्प पहले क्या मिलेगी कुछ। पहले तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इसके थ्रू कुछ करके बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, आप ही ने बोला था ना कि इतनी बड़ी लिखी हुई चीज को छोटी सी एक्सप्रेशन में डिनोट कर सकते हैं, तो इतना बड़ा बोलने का क्या फायदा, थोड़ा सा बोल दो।
वही सीखना है यहाँ पे। चलिए मैं और थोड़ी हेल्प कर देता हूं। एज ऑफ फादर हमको पता है y है ना, हमने ले लिया है। तो ये बोल रहे y इज 7 years more than 3 times। कितना पार्ट अलग, 7 year more than 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ सन x है। तो ये बोल रहा है कि y और x में एक रिलेशन है। y इज 7 years more than 3 times। किसका 3 टाइम, किसका 7 years more 3 टाइम्स का, और 3 टाइम्स किसका, x का। 3 टाइम्स किसका, सन की एज का। तो अगर मैं x में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो सन की एज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और मैं उसमें 7 प्लस कर दूंगा। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर मैं सन की एज में 3 मल्टीप्लाई करूं और 7 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे को, तो मुझे मिल जाएगा फादर की एज। तो और फादर की एज y भी है, तो इसलिए मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। समझे क्या? तो आपका आ गया 3x प्लस 7 माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। सर पता है मैंने पहले यही लिखा था, पर फिर मैंने काट दिया था जब आपने लेक्चर भी करा था, मैं पूरा काट दिया। और अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हो, सन की एज को y लेना चाहते हो, फादर की एज को x लेना चाहते हो, तो ये इक्वेशन बनेगी बस 3y माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगी। तो ये जो मैंने एक्सप्रेस किया है ना ब्लू में, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या अज्यूम करके आगे बढ़ रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आ गया तो फिर आप पार हो जाओगे, क्या बोलते हैं हिंदू कल्चर में, भाव सागर के पार हो जाओगे। मतलब आपको सॉल्व करना आ जाए, हाँ आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, होमवर्क यहां तक का होमवर्क बता देता हूं, फिर आगे पढ़ाऊंगा। यहां तक का होमवर्क आपका है एक्सरसाइज 4.1। सर ऐसा कर सकते हैं कि आपकी एक्सरसाइज मतलब सारी एक्सरसाइज एक साथ